तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और डेफिनेटली अपनी सेहत को भी अच्छी तरह रख रहे होंगे, क्योंकि ये शो लाता है आपके लिए बेसिक नॉलेज किसी भी बीमारी के हवाले से। साथ साथ बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हमें इंस्टाग्राम पे और मुख्तलिफ जगहों पे फीडबैक देते हैं, अपने मशवरे देते हैं और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने टॉपिक्स के बारे में बता रहे होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे ब्लड प्रेशर के हवाले से कि ब्लड प्रेशर की बीमारी क्या है, अगर ये हो जाए तो उसको कैसे इलाज में लेकर आएँ, और कुछ लोग घर में इसका इलाज कर रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जिसका नाम है ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। तो आज हम बताएंगे आपको बहुत सारी बातें ब्लड प्रेशर के हवाले से, और इसके साथ जुड़ी हुई कोई और ख़तरनाक बीमारियां हैं जिसमें स्ट्रोक का हो जाना, फालिज का हो जाना, या तो फिर एक और चीज़ जिसको कहते हैं हार्ट अटैक। सब जानते हैं कि अगर किसी के घर में ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तमाम बातें हम करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि हमारे माशरे में हम लोग बीमारियों को दवाइयों की तरफ से तो बहुत लिफ्ट कराते हैं, लेकिन हम उसकी सही नॉलेज नहीं हासिल कर सकते। एक रिसर्च के मुताबिक साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज़ पाए जाते हैं और वो वहाँ पे इलाज कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का नंबर भी टॉप 5 में आता है, जहाँ पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले टाइम पे एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि 50% लोग पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर का शिकार होंगे, और जिसमें से कई लोगों को पता भी नहीं होगा उनको ब्लड प्रेशर है, और हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के बाद उनको ये बात का अंदाज़ा होगा। तो मैंने सोचा ये सारी बातें आज हम करेंगे। हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट जो बात करेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ जाने या कम हो जाने के हवाले से, साथ साथ हकीम आगा साहब जो कि नहायत ही प्यार से और मोहब्बत से बताते हैं हमें कि हमें क्या क्या खाया जाए, क्या क्या दवाइयाँ इस्तेमाल की जाए। ये सब कुछ आपके साथ आने वाले टाइम में होगा। आप लोग से दरख्वास्त है आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो नाम नहाद बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। किसी से भी आप कुछ पूछ लें तो वो कुछ ना कुछ बताना बड़ा अपना जो है वो फ़र्ज समझता है। ख़ास तौर पे बात करें ब्लड प्रेशर की, कोई टोटका, कोई ट्रीटमेंट, कोई रेफरेंस दिए बगैर वो खामोश नहीं रह सकता। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और मिस पे बात करेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। हमने सोचा कि ये बहुत सारी नॉलेज जो आपके पास है जो गलत है, इन तमाम नॉलेज को दुरुस्त करने के लिए अपने माहिर डॉक्टर को अपने पास बुलाएं और बहुत सारे सवालात उनसे करें और पता चले कि आखिर ये मसला है क्या। हमारे साथ है डॉक्टर आमिर हमीद खान, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, आगा खान यूनिवर्सिटी। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। मोस्ट वेलकम जी, इट्स अ प्लेजर। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसे चल रहा है प्रैक्टिस वगैरह, क्या चीज़ आजकल ज़्यादा देखने में? आजकल तो कोविड ही ज़्यादा चल रहा है लेकिन उसके अलावा हाइपरटेंशन जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आई थिंक आज उसके बारे में बात करेंगे। तो वैसे आपको एक एस्टिमेट मैं दे दूं कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्टडी हुई है डॉक्टर अब्दुल बासित की, उसके मुताबिक तकरीबन नियरली 50% लोग जो हैं अडल्ट पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन मौजूद है। बच्चों में भी इसी तनासिब से आ रही है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर हार्ट डिजीज़, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी नॉलेज जो है वो बेहतर होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉलेज से अगर हम बात करें तो पहला बुनियादी सवाल यही कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ज़्यादा कम, ये दोनों सवाल जो हैं हमारे लोगों को प्लीज़। अच्छा सवाल है। देखिए, ब्लड प्रेशर, हार्ट जब बीट करता है तो ब्लड हार्ट से निकल के वेसल्स या शरियानों में जाता है। वो जो प्रेशर शरियानों की वॉल्स के ऊपर या दीवारों के ऊपर डालता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी ज़रूरी है। अगर हम चलते हैं या हमें गुस्सा आता है या हम खाना खाते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, हमारा इम्तिहान है, एंग्जाइटी है, तो उसमें ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है और वो कोई गलत अमल नहीं है, वो प्रोटेक्टिव होता है। अब सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, आपको ज़रूरत है कि आपका जैसे गाड़ी का इंजन तेज़ चलता है, आपका प्रेशर बढ़े तभी वो आपको ऊपर लेके जा सकता है। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो आप रास्ते में बेहोश हो सकते हैं या गिर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कहीं ब्लीडिंग हो जाए या डायरिया, डिहाइड्रेशन हो जाए तो ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पे नीचे गिर सकता है, जिससे आंखों के सामने अंधेरा आना, वो भी सही नहीं है। ठीक है। बट लोग कहते हैं मुझे लो ब्लड प्रेशर है, बॉडी प्रेशर को लो नहीं होने देती।
ये आप जान लेंगे अगर आपका प्रेशर लेट्स से 110, 60 इस तरह से रहता है तो आप उससे बेहतर हैं जिसका ब्लड प्रेशर 140/90 रहता है। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर ज़रूरी है और ब्लड प्रेशर आम औकात में बढ़ता है जब उसको ज़रूरत होती है। ठीक है। हम उस ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, उसको डिजीज़ समझते हैं जो नॉर्मल हालात में ऊपर सेट हो जाए और नीचे ना आए। अच्छा, मतलब वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम कर सकता है। इसका दूसरा नाम क्या हाइपरटेंशन भी होता है? अगर ब्लड प्रेशर एबनॉर्मली बढ़ जाए और नीचे ना आए जैसे मैंने डिस्क्राइब किया तो उसको हम हाइपरटेंशन या बुलंद फिशार खून कहते हैं। ओके। जिसकी वजह और जो कि एक डिजीज़ समझी जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ये भी बता दें, अमूमन आपने भी एक बात की लेकिन इस पर लोग तसव्वुर कायम कर लेते हैं कि लो ब्लड प्रेशर का कंटिन्यूसली होना सेहतमंद की अलामत है। नहीं, देखिए अगर ब्लड प्रेशर ख़वातीन में आम तौर पे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल रेंजेस की निचली वाली सतह पे रहता है जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ, और मर्दों का ज़्यादा रहता है और औरतों का ब्लड प्रेशर? नहीं, औरतों का उनकी फिजियोलॉजी के हिसाब से जो कि रेगुलरली मंथली ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो एक रिलेटिवली लोअर नॉर्मल लिमिट पे रहता है, जो कि बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी ने जहाँ पे इन लोग को जिद्दत दी है वहाँ पे परेशान भी कर दिया है। ऑक्सीमीटर घर पे, ब्लड प्रेशर का आला घर पे, जनाब बस नहीं चलता है इनका कि ये वेंटिलेटर भी घर पे लें, और हर चीज़ माइक्रो मैनोमीटर की तरह करते रहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे कोई फ़ायदा है या आप हर वक्त परेशान कुन हालत में रहते हैं? देखिए, अगर सही तरह से ये आलात इस्तेमाल किए जाएँ तो उनका फ़ायदा है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपने मेजर करना हो तो आपको तरीका भी बताएगा और आपको ये भी बताएगा कब कब आपने लेना है। लेकिन अगर आप रैंडम यानी कि किसी भी वक्त उठ के आपने चाय पी हुई है, आपको गुस्सा आया हुआ है, आपने खाना खाया हुआ है, आप सर में दर्द है, आप ब्लड प्रेशर ले लें तो उससे गलत रीडिंग्स जनरेट हो सकती हैं और जो आपको फिर परेशान करेंगे। उसको आप उस पर आप एक्ट करेंगे। कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि मियाँ बीवी को ब्लड प्रेशर की दवा मिल रही होती है, वो ले लेता है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं होता, खुद ही चेक करके। सही। तो ये सही अमल नहीं है क्योंकि ब्लड प्रेशर की तशखीस एक प्रोटोकॉल, एक तरीके से होती है और अगर आप वो फॉलो ना करें तो आप गलत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल, आप रेगुलर गलत टैबलेट भी लेते रह सकते हैं, फिर आपको पता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिंगल रीडिंग क्या होती है? ये सिंगल रीडिंग मेरे पास, हाँ, मतलब कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने ब्लड प्रेशर इधर चेक कराया और ब्लड प्रेशर मेरा 150/90 था। ठीक है। तो एक रीडिंग की कोई वैल्यू नहीं है। सही। तो जो हमारी गाइडलाइंस भी हैं, जो कि पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग की गाइडलाइंस भी हैं, उसमें भी हमने ये चीज़ मेंशन की हुई है और तमाम इंटरनेशनल गाइडलाइंस में कि ओवर वीक्स यानी कि हफ्तों में रिपीटेड रीडिंग्स ली जाएं और उनको एवरेज आउट किया जाए, वो वाला नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसका पूरा एक तरीका है और डॉक्टर्स जो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं उनको ये तरीका पता है और वो उस हिसाब से पर तशखीस करते हैं। पुराने वक्तों में होता था कि 2 दिन हम ब्लड प्रेशर चेक करने और अगर वो बड़ा हुआ आता तो हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते थे। लेकिन इससे हमें पता चला कि हम बहुत से लोगों को ओवर ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल, सिचुएशन भी तो ऐसी हो सकती है ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है, कोई स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस की वजह से बढ़। तो उसमें अब तरीका ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर किसी भी जगह बढ़ा हुआ आता है मेडिकल सेटअप में, तो फिर वो 4 हफ्ते के बाद आपको बुलाएंगे, फिर 4 हफ्ते के बाद आपको बुलाएंगे और फिर मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे और फिर उसका पूरा एक तरीका होता है। लेकिन जब वो आपको डॉक्टर तशखीस आपकी कर लेता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। फिर ज़रूरी है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की बात आए तो आपने देखा है कि एंजियोलाइटिक्स जो हैं, जिसको हम स्लीपिंग पिल्स भी कहते हैं, ख्वाबावर गोलियाँ भी कहते हैं, हमारे यहाँ तो जनाब ऐसी खाई जाती है जैसे मिठाइयाँ, जिसकी वजह से मेरे पास भी बहुत पेशेंट्स आते हैं विड्रॉल इफेक्ट्स के साथ और आपके पास भी आते हैं। तस्वुरात ये है कि ब्लड प्रेशर का इलाज हम एंजियोलाइटिक्स से कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, उसमें कुछ हद तक डॉक्टरों का भी रोल है क्योंकि हम लोगों ने भी शुरू में लोगों को ये बताया कि भाई आप ये ले लें, आपको स्ट्रेस की वजह से है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। तो उससे ये मैसेज चला गया कि शायद ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है। ऐसा नहीं है। एंजियोलाइटिक्स एंग्जाइटी को ट्रीट करती हैं। ठीक। ब्लड प्रेशर की जो दवाएं हैं वो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती हैं, तो इनका इंटरचेंज नहीं है। बिल्कुल। एंग्जाइटी, अगर आप आते हैं किसी जगह पे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं और वहाँ जो डॉक्टर है वो बाकायदा जो स्केल्स हैं, एंग्जाइटी के स्केल्स हैं, बिल्कुल उनके मुताबिक एक सिस्टमैटिक तरीके से ये चीज़ तशखीस कर लेता है कि आपको साथ एंग्जाइटी भी है, सीवियर किस्म की या एंग्जाइटी न्यूरोसिस से आप सफ़र कर रहे हैं, तो फिर अगर वो आपको एंग्जियोलाइटिक देता है तो वो ठीक है, लेकिन वो एंग्जाइटी ट्रीट करने के लिए दे रहा है, उससे जो फॉल्सली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल हो जाएगा। बट अगर आपको इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है तो एंग्जियोलाइटिक्स का कोई रोल नहीं है, बल्कि डेट्रीमेंटल है, क्योंकि उससे ये हैबिट फॉर्मिंग है, इससे आदत पड़ जाती है। और ये इसमें और हेरोइन में कोई फ़र्क नहीं है। अगर इसको
आप रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल ना करें। क्या बात है, ज़बरदस्त। ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट तो साथ साथ है, साथ साथ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट क्या है और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ये तमाम सारी बातें छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रीटमेंट की बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मज़ीद हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक मसला है कि लोग वेट का डायरेक्ट ताल्लुक ब्लड प्रेशर से बनाते हैं, ऐसा है या जो दुबले पतले अफराद होते हैं उनको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल दुबले पतले अफराद को हो सकता है, ये तो सिर्फ जो आपकी शरीयान का रिस्पांस है। लेकिन अगर आपको मोटापा होता है तो उससे ब्लड प्रेशर एसोसिएटेड ज़रूर है। मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे गाड़ी में एक बंदा बिठाएं तो उसकी जो इंजन की आरपीएम की सुई है वो ऊपर जाएगी, लेकिन उसी स्पीड पे अगर आप 5 बंदे बिठा दें तो वो आरपीएम की सुई कदर पे ऊपर चली जाएगी। तो ब्लड प्रेशर, अगर आपका वजन बढ़ता जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर उस वजन को संभालने के लिए ऊपर चला जाता है, इंजन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वेट को कम करना ज़रूरी है। वेट को कम करना वाइटल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वेट को कम करना है। ट्रीटमेंट में ग़िज़ा और लाइफ स्टाइल ये लिफ्ट नहीं कराते लोग, दवाइयाँ खर्च कर लेंगे, 5,000 10,000 महीने की दवाइयाँ ले आएंगे लेकिन वॉक नहीं करेंगे, ग़िज़ा में चेंज नहीं लाएंगे। आप क्या कहते हैं कि ग़िज़ा और जो लाइफ स्टाइल है इसकी कितनी वैल्यू है? देखिए, इसकी मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे सकता हूँ कि अगर आप तकरीबन 5 kg वज़न कम कर लेंगे और उसको सस्टेन करेंगे एटलीस्ट 1 ईयर, तो आपका ब्लड प्रेशर का जो ड्रॉप है वो तकरीबन 12 मिलीमीटर होगा। वाओ। और एक दवा का जो मैक्सिमम डोज आप इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 11 मिलीमीटर गिराता है। अच्छा। तो अगर आप ये वज़न लूज़ करके हो, तो प्रॉब्लम ये है कि जब लोग वज़न लूज़ करते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। सही। जिस तरह से हम आज खाना खाएंगे वज़न साल के बाद आएगा, इसी तरह से जब हम वज़न उतारते हैं उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, वो तकरीबन साल लेते हैं। तो ये आपको प्लान। तो मतलब अभी हम इतना ज़्यादा ये ना सोचें कि जैसे वेट कम हो रहा है तो बीपी भी साथ साथ कम होगा, थोड़ा वेट करें, और ग़िज़ा में अगर आप मछली, सबसे कराची कोस्टल सिटी है, यहाँ हम बिरयानी खाते हैं, सो अगर हम मछली जो है वो ज़्यादा खाएं, इसी तरह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ये वाली चीज़ें ज़्यादा लें तो उससे ब्लड प्रेशर नीचे आता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें तो उससे, रेगुलर एक्सरसाइज से सस्टेन होता है। एक्चुअली एक्सरसाइज अगर आप अच्छी लेवल ऑफ एक्सरसाइज करें तो अप टू 20-22 घंटे तक आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ जाता है। और अगर मतलब आपको दवाई लेने की फिर ज़रूरत शायद ना भी पड़ जाए। अगर आपका माइल्डली रेज्ड ब्लड प्रेशर है तो एक्चुअली आप इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को सस्टेन करके बगैर आप दवा के रह सकते हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त टोटका है। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप दवाई खाना नहीं चाहते तो एक्सरसाइज करें, क्या पता आपका हाइपरटेंशन उस लेवल पे हो जहाँ पे शायद आपको दवाई लेनी भी ना पड़े। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मिथ्स हैं जो हमें इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, हमारे लोग बताते हैं लो ब्लड प्रेशर से कोई परेशानी की बात नहीं है, ये तो सेहत की अलामत है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर लो ब्लड प्रेशर बगैर किसी वजह के हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ख़वातीन में लो ब्लड प्रेशर रह सकता है और कोई सिम्टम्स उन्हें नहीं हो रहे, तो ये सही है। जितना ब्लड प्रेशर नीचे होता है उतने आउटकम्स लॉन्ग टर्म अच्छे होते हैं। मतलब इंजन ठंडा ठंडा चल रहा है आराम से। बिल्कुल। लेकिन एक होता है किसी वजह से ब्लड प्रेशर गिरना, खुदा ना खास्ता आपको डायरिया सीवियर किस्म का हो जाता है, वॉल्यूम लॉस हो जाता है, गर्मी में मजदूर काम कर रहा है, उसका जिस्म में से पानी निकल जाता है, खून बह जाता है कहीं आंतों में, उससे जो ब्लड प्रेशर नीचे गिरता है उससे मौत वाक़या हो सकती है, जान जा सकती है और वो डेंजरस है। ओके, तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें कि क्या कर रहा था, ये बीपी क्यों लो है। बिल्कुल, कि आपका पहले ब्लड प्रेशर कैसा था और अब कैसे है। सही है, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये है, ये मेरा भी सवाल है, वैसे आपस की बात है कि 40 से पहले तो बीपी चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बंदा बड़ा सेहतमंद रहता है। तो ये आई थिंक ये वाला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पाकिस्तानी में बहुत से यहाँ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने स्कूल के बच्चों की है, उन्होंने देखा है जिनमें ओबेसिटी, मोटापा एक हद तक चला जाता है तो उसमें हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। सही। और जो एडल्ट गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि 18 साल के ऊपर आप शुरू करें मेजर करना, ये सारे नंबर जो हैं अपने। बट अब तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को देखें और बच्चों में जो मोटापा है उसको रोकें, क्योंकि अदरवाइज़ ये हाइपरटेंशन अभी 50% है, वो इससे और बढ़ जाएगी। मतलब ये यंगस्टर्स में भी आने जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 40 वाला नंबर जो है ये अब बस अब खुश रहना छोड़ दें हम। बिल्कुल बिल्कुल, 18 पर सब एडल्ट्स को असेसमेंट होनी चाहिए और बच्चों में स्कूल लेवल असेसमेंट ब्लड प्रेशर की बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जब तक मैं, ये मिथ है, बीपी क्यों चेक कराऊं जब तक कोई सिम्टम ही ना हो?
सही है। सो उसका आंसर सिंपल ये है कि ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता। अच्छा, इसको साइलेंट किलर कहते हैं इसी वजह से। ओके। क्योंकि ये आपका बढ़ा रहता है, बढ़ा रहता है, बढ़ा रहता है। 250 भी हो जाए आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर तो आपको नहीं, सिम्टम्स तब आते हैं जब आपको कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। आपकी अगर दिमाग की शरेयान फट जाए तो उससे फालिज हो जाएगा। ये पहला सिम्टम है, पहला सिम्टम हो सकता है, इतना खतरनाक है। आमतौर पे लोग, अच्छा फिर हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, गुर्दे फेल हो जाए, ये जब होंगे तब पता चलेगा हमें कि ब्लड प्रेशर के अलामात। उससे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, उसके अलामात नहीं होंगे। तो इसलिए हमें असेस करना होगा रेगुलरली, सिम्टम्स का इंतजार नहीं करना होगा। इंसुलिन लेने से आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक हमारे पेशेंट ने अपनी सोच हमें बताइए, क्या कहते हैं आप? देखिए नहीं, ये तो हमें पता है कि बॉडी में, देखिए मोटापा जो है वो बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है विद इंसुलिन। अंदर की इंसुलिन, बाहर की इंसुलिन की नहीं, अंदर की जो बॉडी में इंसुलिन निकलती है और उसी से मोटापा होता है। बिकॉज इंसुलिन फैट फॉर्मिंग है, वो चर्बी बनाता है। बिल्कुल। और उसका बिल्कुल आर्टीरियल रिस्पांस के साथ, वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इसको भी हम पूरी तरह से नहीं समझ सके। उसी से हार्ट अटैक्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम किसी तरह से इंसुलिन लेवल को कम कर सकें बॉडी में, जिसमें एक्सरसाइज, वेट लॉस, डाइट्स, ये वाली चीज़ें अगर हम करें तो उससे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म असर हो सकता है। थोड़ा सा आप लोगों को ये बताएं कि स्ट्रोक क्या होता है, कब होता है, और हार्ट अटैक, ये सारे क्या? देखिए ये सारी की सारी जो है, आप यूँ समझ लेंगे जैसे घर में आपने कारपेटिंग कर दी, ठीक है, तो जो शरियाने हैं, जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये हार्ट से जाती हैं लेकिन लिवर में भी जाती हैं, किडनीज में भी जाती हैं और दिमाग में भी जाती हैं। तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो ये आप समझिए ये कारपेट ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो कारपेट कहीं भी उसका असर जो है वो बिल्कुल लिंक्ड है। सही। दिमाग में ख़राब होगी तो किडनी में भी ख़राब होगी, पाँव में भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो वो एक और एडिशनल फैक्टर आ जाएगा जो इस पूरी कारपेट को ख़राब करेगा। तो जब वेसल्स अंदर से ख़राब हो जाती हैं, उनकी अंदर की लाइनिंग ख़राब होना शुरू होती है, तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे वहाँ प्लग फॉर्मेशन होती है। जैसे सीमेंट लगता है अगर दीवार में क्रैक पड़ जाए एंड उसके ऊपर क्लॉट बन सकता है। क्लॉट बन जाए तो शरेयान में फ्लो कम हो जाता है। अब जिस भी ऑर्गन का फ्लो कम होगा, हार्ट में होगा हार्ट अटैक हो जाएगा, दिमाग में होगा फालिज हो जाएगा। फालिज का मतलब ये कि आपकी आधी बॉडी, जो लोग अमूमन कहते थे कि हम नहाते हुए गर्म पानी से ठंडा हो गया, ठंडे से गर्म हो गया, लेटे लेटे फालिज हो गया, तो बेसिकली स्ट्रोक्स होते हैं। वो स्ट्रोक क्लॉट फॉर्मेशन से होती है और आर्टरी के बंद हो जाने की वजह से होते हैं। उससे देखिए, चूंकि हमारे साथ होता है और चूंकि इंसान का दिमाग सोचने की सलाहियत रखता है, तो हम ये कोशिश करें, मैं चाय पी रहा था, जब मैं खाना खा रहा था, तो कनेक्शन हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। कनेक्शन सिर्फ आर्टरी के थ्रू ही होता है कि उस पर क्लॉट बनता है। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम इतना कम है, मुझे तो मज़ा ही नहीं आता। 10 सवाल दिमाग में भी हैं, यहाँ भी लिखे हुए। ट्रीटमेंट थोड़ा सा बताएंगे आप इन लोगों को प्लीज़? देखिए, नॉन फार्माकोलॉजिक जैसे हमने कहा, उस पर बात कर ली हमने कि एक्सरसाइज वगैरह करें, डाइट। दूसरा, दवा जब ज़रूरत पड़ती है दवा लेने की तो डॉक्टर आपको बताएगा। और करंट गाइडलाइंस ये सजेस्ट करती हैं कि दरमियाने दर्जे की 2 दवाओं का, जो 2 दवाएं आपस में डिफरेंट तरीके से एक्ट करती हैं, एक ही तरह से एक्ट नहीं करती हैं, तो जिनके अपोजिंग एक्शंस होते हैं, ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करें, साइड इफ़ेक्ट्स को, तो वो आप दे सकते हैं। और उसके बाद पूरा चार्ट है जिसमें एस इनहिबिटर्स हैं, बीटा ब्लॉक, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, तो 6-7 कॉम्बिनेशन है, बेसिक कॉम्बिनेशन थेरेपी है। अब हम कॉम्बिनेशंस को एक सिंगल पिल में ले आए। हमें पता है कि जहाँ 6 दवाएं आपको लेनी होती हैं, अगर आप एक दवा लें, आपकी कंप्लायंस यानी कि आपको डेली रेगुलरली लेने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी और मैं भी और मेरे से, हम जैसे कई डॉक्टर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं मरीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि मरीज़ की जो सोच है उसको जब तक तब्दील ना करो दवाई काम ही नहीं करती है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ऐसे लोगों को जिनकी घर में ब्लड प्रेशर है और वो रिजिड हैं ट्रीटमेंट के हवाले से? यहाँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ बताता जाऊँ। हमारी यहाँ स्टडी हुई है जिसे हम, उसका नाम है कोबरा ट्रायल। उसके बीच में हमने ये चीज़ दिखाई है कि ठट्ठा जैसे एरिया में जाके घरों में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने एजुकेशन दी है, ब्लड प्रेशर्स मेजर किए हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में समझाया है, और जिनके बढ़े हुए थे उनको फिर फिजिशियन ने ट्रीट किया है। तो जब ये पूरी घर के लेवल तक, जहाँ घर की जो खातून है वो बच्चों सबको इंक्लूड करके हेल्थ एजुकेशन दी जाए और जिनको ट्रीटमेंट है वो ट्रीट किया जाए, तो उससे बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो आई थिंक ये कि हमें एजुकेशन इन चीज़ों के बारे में घर तक पहुँचानी चाहिए और उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, और हम वो अदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई बड़ी बुनियादी बातें थीं, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपके घर में जिनको ब्लड प्रेशर है वो हम मैनेज कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में हकीम आगा साहब से। प्लीज़ आप लोग हमारे साथ रहें, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हमने बात की एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डॉक्टर से। अब हम बात करने जा रहे हैं हकीम साहब से, जो बताएंगे कि उनके पास क्या क्या चीज़ें आपके लिए बताने में अपने फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है लाइफ सेविंग हैक्स। बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपने स्टूडियो में दावा देता हूँ हकीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हकीम साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह करम करे। आप कैसे हैं? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं चाहता नहीं हूँ कि टाइम ज़ाया हो, तो मैं पहले ही सवाल कर लेता हूँ। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, कम होना, अलामात है और क्या, ये सारी चीज़ें प्लीज़ बताएं। देखिए, उसूली तौर पर जो ब्लड प्रेशर का बेसिक चीज़ है वो ये है कि दिल के धड़कने के साथ जो हमारे रगों में प्रेशर आता है, ये प्रेशर जो है गिना जाता है, और वो जो दो धड़कनों के दरमियान वक्फा है उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है हमारी रगों में, ये ब्लड प्रेशर की बुनियाद है। दिल अगर प्रेशर के साथ, खून के बहाव के साथ जो हम रीडिंग ले रहे हैं वो हमारी जो रीडिंग है ये ऊपर वाली रीडिंग होती है, और जब वक्फे वाली रीडिंग होती है ये हमारी नीचे वाली रीडिंग होती है। अच्छा, दो तीन चीजें दुनिया में बदलती रही हैं। पहले ये कहा जाता था कि ऊपर वाली जो रीडिंग है ये 90 प्लस एज हो तो कोई बात नहीं, और नीचे वाली जो है वो 90 से 2-3 कम या 2-3 ज्यादा हो तो कोई बात नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें मॉडर्नाइजेशन आती गई, और जब ये तमाम नई तहकीक आई तो उसको कम करके ऊपर वाली को 80 प्लस एज और नीचे वाले को 80 पर कर दिया गया। उसूली तौर पर ये क्योंकि हमारे खाने की चीजें जो है वो बदलती रही हैं, और मुझसे अगर आप सही पूछें तो दुनिया में बहुत सारे जमाने आए। उन जमानों में कोई लोहे का जमाना था, कोई पत्थर का जमाना था, कोई तरक्की का जमाना था। आज का जो जमाना है, अगर मुख्तसर लफ्ज़ में मैं अर्ज करूं तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आज जो जमाना है वो कीमिया का जमाना है, केमिकल का जमाना है। ठीक। अच्छा हकीम साहब, अगर फ़र्ज़ करें किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए, जो कि बहुत ही कॉमन है, तो आपके मुताबिक उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए खाने पीने में, और भी कोई स्ट्रेस या कोई एंजाइटी, थोड़ा सा बताएंगे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़। दो चीज़ें ना, सबसे बुनियादी चीज तो हमारा खाना पीना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि खाने पीने से ही इंसान जो है वो बिल्ट होता है, उसकी तमाम चीजें बेहतर या खराब होती हैं। नंबर 2, एंजाइटी। अगर एंजाइटी बढ़ी हुई है तो भी ब्लड प्रेशर जो है वो डेफिनेटली खराब होगा, बढ़ जाएगा, इसलिए कि हमारे दिल का प्रेशर जो है वो ब्रेन सेल से मुताल्लिक है, और जब पेस मेकर को ज्यादा मैसेजेस मिलने लगेंगे तो पेस मेकर की धड़कन बढ़ जाएगी और हार्ट का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब हार्ट की सप्लाई ऑफ प्रेशर बढ़ जाए तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नंबर 1, पहली बात है कि अगर हम ये देखें तो हमारी खुराक का ताल्लुक हमारे लिवर से है। लिवर को अगर हम देखें तो लिवर का ताल्लुक हमारे कोलेस्ट्रॉल से है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और हमारे खून के बहाव में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। ठीक है। दूसरी तरफ आप आए तो हमारी रगों में अगर कैल्शियम की ज्यादती की वजह से कैल्सिफिकेशन हो रही है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हजम में सख्ती आ जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हमारे खाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें अगर तब्दीली आ जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हमारे जहनी फिशार में तब्दीली आ जाएगी, या हम बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे या बहुत ज्यादा हम टेंशन लेने लगेंगे तो भी ब्लड प्रेशर में कमी जाती हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है किडनीज। अब ये बात कहना बड़ा मुश्किल है कि किडनीज जो है वो ब्लड प्रेशर से खराब होते हैं या किडनीज की खराबी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब ये नहीं पता कि हम घोड़ा आगे लगाएं या गाड़ी, लेकिन ये तय है ब्लड प्रेशर जो है उसकी वजह से किडनीज पर प्रेशर डेफिनेटली आता है और मसाइल बढ़ते हैं। ठीक। जो डॉक्टर साहब, सॉरी हकीम साहब, मुझे ये बताएं कि फ़र्ज़ करें किसी यंगस्टर का जो लड़के हैं 30 साल 35 साल के, आजकल मैंने देखा कि उनके भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं, वो लोग दवाइयाँ लेने से ज़्यादा इंतजाब करते हैं, कहते हैं इतनी जल्दी हम दवाइयाँ नहीं लें, ठीक है ना लें। उनके लिए क्या खाना पीना और ख़ास तौर पर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं हिकमत में जो उनकी मदद कर सकती हों? 3 चीज़ें। पहली दवा का नाम है
सफेद जीरा, ठीक, दूसरी दवा है सौंफ, और तीसरी दवा है छोटी चंदन। छोटी चंदन को असरौल भी कहते हैं। ठीक है। तीन चीजें, सफेद जीरा 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और छोटी चंदन 50 ग्राम, इन तीनों चीजों को बिल्कुल बारीक पीस कर रख लें। एक चुटकी सुबह और एक चुटकी शाम अगर बाकायदगी से खाएं तो ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि ब्लड प्रेशर को तय करना कि मेरा ब्लड प्रेशर शायद इतना होगा, ये इंतहाई खराब अमल है। ब्लड प्रेशर को चेक किए बगैर अपने लिए अंदाजे कायम करना डेंजरस हो सकता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी छोटे से ब्रेक का टाइम आ रहा है हकीम साहब, इसके बाद हम आपसे मजीद सवालात करेंगे। नाज़रीन, आप लोग से गुजारिश है जस्ट स्टे विद अस, हम यूं गए और यूं आए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या उसको डायग्नोस हुई है तो उसको ये भी जानना ज़रूरी है कि दवाई के साथ क्या खाएं। हकीम साहब, फ्रूट के मामले, फल के मामले में आते हैं तो कौन से ऐसे फल हैं या और भी कुछ ग़िज़ा है जो कि ब्लड प्रेशर किसी को हो तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है? मौसम का हर फल बेहतर है जिसमें फाइबर हो। अगर फाइबर ज़्यादा होगा तो मूवमेंट जो गैस्ट्राइटिस की है वो बेहतर होगी और ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम था और ट्रांसवर्स कॉलन में उनके गैसेस बहुत ज्यादा जमा होती थी, और ट्रांसवर्स कॉलन क्योंकि दिल के बड़ा करीब है तो बाद औक़ात उससे दिल पर प्रेशर आता था। ये एक अपनी जगह पर। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं साइंटिफिकली, ट्रांसवर्स कॉलन में अगर गैसेस बहुत ज्यादा जमा हो या स्टिफनेस हो या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से प्रॉब्लम हो तो हमारा डायफ्राम की मूवमेंट स्टक होने लगती है या सख्त होने लगती है। जब डायफ्राम पूरी तरह मूव नहीं करेगा तो सीने में तंगी की महसूस होगी और सांस में तंगी महसूस होगी। हम सांस को देखते रहेंगे, असल मसला कुछ और होगा। मेरी दरख्वास्त यह है कि इसमें पेट के निजाम को बेहतर करने की जरूरत बहुत ज्यादा है ब्लड प्रेशर में। अगर आपने जिस तरह फ्रूट का फरमाया, इसमें मौसम का हर फ्रूट जिसमें फाइबर हो, अगर फर्ज करें आजकल हम किन्नू खा रहे हैं और किन्नू का जूस पी रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग फ्रेश किन्नू खाएं, वो ज्यादा अच्छा है। जो फ्रेश फ्रूट कोई भी मिले वो खाना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम उसका जूस निकालकर फिर पिए। तो फ्रूट में तमाम ले सकते हैं। दूध में मलाई उतार कर अगर दूध लें तो बहुत बेहतर होगा, इसलिए कि दुनिया का है कि पानी हमेशा नीचे रहेगा, तेल हमेशा ऊपर रहेगा, चिकनाई हमेशा ऊपर रहेगी। अगर आपने ऊपर से मलाई उतार दी है तो स्किन में लेने के लिए मुझे बाजार जाने की जरूरत है। जबरदस्त, क्या बात। अच्छा हकीम साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के साथ स्ट्रोक की तरफ या तो फिर हार्ट अटैक की तरफ। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनका हाइपरटेंशन होती है। उनसे बचने के लिए कुछ ऐसा तरीक़ेकार जो कि खून को भी पतला रखे या और बीमारियों से कुछ आप बताना चाहेंगे प्लीज़? देखिए, तीन चीजें अर्ज करूं। अपने जहनी प्रेशर को कम करने के लिए हमेशा दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारे यहाँ खुश्क धनिया बड़े आराम से हर घर में होता है। खुश्क धनिया 1 चमचा और 4 से 5 छोटी इलायचियां, अगर ये इसका कावा बनाकर हम इस्तेमाल करें तो उससे मेंटली फ्रेशनेस आती है और ब्लड प्रेशर में कमी आती है। हकीम साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इस हवाले से प्लीज हमारे लोगों को? ब्लड प्रेशर का सबसे अच्छा इलाज है अल्लाह की हैपनिंग्स पर राजी रहना। क्या बात। किसी ने पूछा एक बुजुर्ग से कि हमसे अल्लाह कितना राजी है, इसका क्या पैमाना है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अपने दिल में झांको, तुम अल्लाह की हैपनिंग से कितने राजी हो, तुमको पता चल जाएगा कि अल्लाह तुमसे कितना राजी है। और जो लोग हैपनिंग्स पर राजी दिल से रहना चाहते हैं उन्हें ब्लड प्रेशर नहीं होता। ये तय। क्या बात है, मतलब दिल का ताल्लुक कहीं ना कहीं दिमाग से है। क्या बात है। थैंक यू हकीम साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। जनाब, तो अब जाने का टाइम हमारा आ रहा है और कुछ बातें मैं भी आपको बताना चाहता हूँ एज अ डॉक्टर और मेरा अपना एक्सपीरियंस है। नंबर 1, बच्चों को बड़ा होते वक्त ही ऐसी आदतें बनवाएं कि वो आगे जाके ब्लड प्रेशर के मरीज़ ना हो। 4000 कदम एक दिन में अगर हम लोग चलते हैं
तो हमारा ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का जो ताल्लुक है वो ज़रा कम हो जाता है। अपने मोबाइल में पीडोमीटर्स डाल लें, कोई ऐसे ऐप्स डाल लें जो आपको बताए कि 4000 से ज़्यादा कदम आप चल रहे हैं। अगर बच्चे चीज़ें मांगे, जनाब पैसे मांगे, तो आप बच्चों को टास्क दे दें, बेटा आपने पहले इतने स्टेप्स पूरे करने हैं, इतना आपने मूवमेंट करनी है, ताकि बच्चों की आदत आगे जाके हमेशा रहे। क्योंकि बड़े जो लोग हैं पहले वो बच्चे ही होते हैं और आदतें वहीं से ख़राब होती हैं। दूसरी बात ये कि दवाइयों के हवाले से पाकिस्तानी कौम खर्च करने में कभी भी कंजूसी नहीं करती, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आती कि दवाइयाँ सब कुछ ठीक नहीं करती जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और खाने में एहतियात ना करें। खाने में एहतियात करना और साथ साथ अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके को तब्दील करना दवाइयों के साथ साथ बहुत अहम है, तो इस चीज़ में भी नज़र डालें। तीसरी बात, नमाज़ पढ़ने की आदत डालें। गो कि मैं ख़ुद इस चीज़ में स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने मरीज़ों को कि नमाज़ पढ़ें, क्योंकि जो शख्स 5 वक्त, 4 वक्त, 3 वक्त कोई भी नमाज़ पढ़ता है कि उसकी अपनी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। जब आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो हमारा हार्ट पंप भी डिफरेंट हो रहा होता है। तो ये एक साइंस है, इन तमाम चीज़ों को समझें। जिस तरह जब आप कोई हांडी बनाते हैं तो हांडी बनाने में आप बहुत सारी चीज़ें डालते हैं तो उसका टेस्ट आता है। तो इलाज भी एक डिश की तरह होता है, कोई एक चीज़ भी कम रह जाए तो शायद ट्रीटमेंट में कमी आ जाती है। साथ साथ उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारा शो देखते हैं, फीडबैक देते हैं और हमें टॉपिक्स के बारे में बता रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या लेकर आ रहे हैं। जब तक के लिए, अगले संडे तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।